हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में हम बेटा यानी ब्लड सेल्स के बारे में अध्ययन करा रहे थे। ब्लड जो सेल्स हैं यानी कि जो हृदय कणिकाएं हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी आरबीसी, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया था कि ये रक्त की प्रमुख सेल्स होती हैं और कुल रक्त कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। ये केंद्रक रहित होती हैं, वृत्ताकार इनका आकार होता है, उभयतल आकार भी होता है, अर्थात यानी कि डिस्क आकार भी इनका होता है। प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक नहीं होगा, लेकिन बाद में यह नष्ट हो जाता है, क्योंकि केंद्रक जब नष्ट हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के लिए इसका आयतन यानी कि बढ़ जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन को आरबीसी में अत्यधिक मात्रा में भरा जा सकता है। ऊंट और लामा एक ऐसे हैं जिनमें केंद्रक पाया जाएगा। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी जो हैं ये अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें अवायवीय श्वसन होता है। 7 से 8 म्यू इनका आकार होता है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या 1 लीटर में 55 लाख होती है। महिला के अंदर 47 लाख और एक जो स्वस्थ जो नवजात शिशु होगा उसमें 65 से 68 लाख प्रति एमएम घन इनका संख्या होती है। आरबीसी के अंदर लाल रंग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रत्येक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अणुओं की संख्या 26.5 करोड़ होती है। कितनी होती है? 26.5 करोड़ इनकी संख्या होती है। हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में भी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन में हीम समूह 4 और 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसमें कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है, जबकि महिला के अंदर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। आरबीसी के जीवन काल की बात करें हम तो आरबीसी का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। 1 से 20 से लेकर 127 दिन इनका जीवन काल होता है। मृत आरबीसी का संग्रह प्लीहा में होता है, इसलिए इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और जो अतिरिक्त आरबीसी है इनका संग्रह भी प्लीहा में ही होता है, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो हमारी सेल्स हैं वो है बेटा डब्ल्यूबीसी। ये केंद्रक युक्त एवं रंगहीन होती है। ये केंद्रक युक्त होंगी। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये सेल्स केंद्रक युक्त रंगहीन सेल्स होती हैं। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति mmQ होती है। इनकी जो संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 6000 से 8000 प्रति mmQ होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें हम, इनकी संख्या का अगर हम अनुपात देखें तो 600:1 होता है। 600:1 होता है। इनके जीवन काल की बात करें हम तो 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से
10 दिन तक इनका जीवन काल होता है। WBC जो है केंद्रक युक्त है बेटा, रंगहीन सेल्स है, संख्या 6000 से 8000 प्रति mm की होती है। अनुपात RBC का और WBC का 600:1 होता है। जीवन काल 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से 10 दिन होता है। अमीबीय गति करना, अमीबीय गति करना इनका मुख्य लक्षण होता है। इनका बेटा यानी जो WBC है उनका मुख्य लक्षण है अमीबीय गति करना। WBC जो है ये दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है बेटा यानी कि कणकीय और दूसरी होती है अकणकीय। सबसे पहले कणकीय की बात करें तो इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में कणकाएं पाई जाती हैं, कणकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कणकीय सेल्स कहते हैं। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है, इनका केंद्रक बहुरूपी होता है, इसलिए इन सेल्स को बहुरूपी केंद्रकीय कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा? ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 3 प्रकार की हैं बेटा कणकीय जो हैं, यानी कणकीय 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली है बेटा न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है बेटा इओसिनोफिल्स, और तीसरी होती है बेटा बेसोफिल्स। सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम अब न्यूट्रोफिल्स का। ये कुल WBC का 62% होती है। कितनी होती है बेटा? 62%। न्यूट्रो माने न्यूट्रल, अर्थात ये जो सेल्स हैं ये अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, ये कुल WBC का 62% होती है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती हैं और बैंगनी रंग की दिखाई देती है, बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इनका कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य होता है। न्यूट्रोफिल्स की जो कोशिका झिल्ली है उससे अणु आर पार जा सकते हैं, जिसे हम कोशिका पायन कहते हैं, जिसे हम कोशिका पायन कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स होगी बेटा। एक बार फिर समझो दोबारा से, ये कुल WBC का 62% होती हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती हैं और गहरे बैंगनी रंग के दिखाई देती हैं। इनका मुख्य कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। न्यूट्रोफिल्स कोशिका की झिल्ली के आर पार अणुओं की गति हो जाती है, इसलिए इसे हम कोशिका पायन कहते हैं। दूसरा है बेटा इओसिनोफिल्स, इसको एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं, इसको एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। एसिड मतलब एसिड यानी कि अम्लीय अभिरंजक। कौन सा? इओसिन। ये अम्लीय अभिरंजक, ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती है,
इयोसिन से अवरंजित होती हैं और लाल रंग की दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स कहते हैं। बेटा न्यूट्रो माने न्यूट्रल, चाहे अम्ल से करो चाहे क्षार से करो, दोनों से अवरंजित हो जाएंगी। इयोसिनोफिल्स, इयोसिन का माध्यम होता है अम्लीय, इसलिए इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती हैं और लाल रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स कहते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका पायन और कोशिका भक्षण दोनों की क्षमता कम होती है। इयोसिनोफिल्स की जो सेल्स हैं इनके अंदर कोशिका पायन और कोशिका भक्षण दोनों की क्षमता कम पाई जाती है। इयोसिनोफिल्स में एंटीहिस्टामिन का गुण पाया जाता है, एंटीहिस्टामिन का गुण पाया जाता है, अर्थात ये हिस्टामिन के स्रावण का विरोध करती हैं। सामान्यतः हिस्टामिन का जो स्रावण है वो एलर्जी के समय होता है, जिससे कोशिका की पारगम्यता बढ़ जाती है। ये 2.5% भाग बनाती हैं WBC का, ये 62% भाग बनाती हैं, ये 2.5% भाग बनाती हैं। तीसरी है बेटा बेसोफिल्स। बेस माने क्षार, ये क्षारीय अभिरंजक, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती हैं और नीले रंग की दिखाई देती है, बेसोफिल्स की जो सेल्स हैं ये हिस्टामिन और हिपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करने का कार्य करती हैं, अर्थात उनका निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो ये आपकी WBC हो गई 3 बेटा। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, दूसरी इयोसिनोफिल्स, तीसरी बेसोफिल्स। WBC को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये केंद्रक युक्त होती हैं, रंगीन होती हैं, इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है। जीवन काल 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से यानी कि 10 दिन तक इनका जीवन काल होता है। अमीबीय गति करना इनका मुख्य लक्षण होता है। 2 प्रकार की बताई थी बेटा, ये एक होती है कणकीय, दूसरी होती है अकणकीय। कणकीय का मतलब है जब इनके कोशिका द्रव्य में यानी कि कण के समान संरचना पाई जाएगी, तो इसलिए हम इसको कणकीय कहते हैं। इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वो बहुरूपी होता है। ये 3 प्रकार की हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये कुल WBC का 62% भाग बनाती हैं। अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अवरंजित हो जाती हैं, बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। मुख्य कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। इनकी कोशिकाओं की झिल्ली से अणु आर पार जा सकते हैं, इसलिए कोशिका पायन का गुण होता है। दूसरा है इयोसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स भी कहते हैं क्योंकि एसिड है। अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अवरंजित होती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। इनके अंदर अगर देखा जाए तो कोशिका पायन और कोशिका भक्षण दोनों की क्षमता कम पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में एंटीहिस्टामिन का गुण पाया जाता है, अर्थात हिस्टामिन के स्रावण का विरोध करती है। सामान्य में हिस्टामिन का स्रावण एलर्जी के समय होता है, जिससे कोशिका की पारगम्यता बढ़ जाती है। ये कुल WBC का 2.5% बनाती है। तीसरी है बेटा आपकी बेसोफिल्स। ये क्षारीय, बेस माने क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती हैं, नीले रंग की दिखाई देती हैं। इसके अलावा बेसोफिल्स की जो सेल्स हैं इनमें हिपेरिन और हिस्टामिन दोनों पदार्थों के संश्लेषण का
गुण पाया जाता है अर्थात इनमें संश्लेषण होता है। दूसरी है बेटा एकणकीय। एकणकीय अर्थात इनके कोशिका द्रव में जो कणिकाएं हैं उनका अभाव होगा, इसलिए इन्हें एकणकीय कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, अर्थात इन सेल्स को एक केंद्र की सेल्स कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है मोनोसाइट, जिसे इंग्लिश में मैक्रोफेज कहते हैं। दूसरी है बेटा लिम्फोसाइट। सबसे पहले मोनोसाइट की बात करें, बृहद्वक्षाणु मैक्रोफेज, ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं। इनका आकार 12 से 15 म्यूएन होता है। मोनोसाइट की बात कर रहे हैं बेटा हम, ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं, 12 से 15 म्यूएन इनका आकार होता है। इनकी कोशिकाओं में सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का केंद्रक पाया जाता है। ये सेल्स भक्षणकारी होती हैं, ये सेल्स भक्षणकारी होती हैं। लेकिन कभी-कभी ये जो सेल्स हैं ये रक्त से निकलकर ऊतकों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे इनका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इनको मैक्रोफेज या बृहद्वक्षाणु कहते हैं। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स दोनों आपस में जुड़कर फैगोसाइटिक का निर्माण करती हैं, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम कड़ी होती हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती हैं। दूसरी है बेटा लिम्फोसाइट, यानी कि इनको हिंदी में कहते हैं बेटा लसिकाणु। लसिकाणु ये गोलाकार सेल्स होती हैं, ये गोलाकार सेल्स होती हैं। इनका केंद्रक अंडाकार होता है, इनका केंद्रक अंडाकार होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 2 से 100 दिन तक होता है। ये कोशिकाएं रक्त के अलावा लसिका एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। ये जो सेल्स हैं ये रक्त में तो होती हैं, लेकिन रक्त के अलावा ये लसिका एवं ऊतकों में भी पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती है बेटा, टी लिम्फोसाइट और वी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो टी लिम्फोसाइट ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये सेल्स बी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनको एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं हम, तो टी लिम्फोसाइट जो हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और बी लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरे प्रकार है बेटा बी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में, इनका प्रशिक्षण भी अस्थि मज्जा में, इनका विभेदीकरण भी अस्थि मज्जा में होता है। अर्थात बी लिम्फोसाइट का निर्माण, प्रशिक्षण एवं विभेदीकरण अस्थि मज्जा में होता है। इनके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। या नीट का यही क्वेश्चन है कि बीज लिम्फोसाइट सेल्स का निर्माण, विभेदीकरण एवं प्रशिक्षण कहां होता है? कहां होता है? अस्थि मज्जा में। तो ये आपकी WBC कंप्लीट हो गई बेटा। ये एक प्रकार की रक्त की सेल्स हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, रंगहीन होती हैं, संख्या 6000 से 8000 होती है। जीवन काल 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से यानी कि 10 दिन होता है। मुख्य कार्य लक्षण देखा जाए इनका तो अमीबीय गति करना इनका मुख्य लक्षण होता है।
तीन प्रकार की है बेटा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब है अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाएंगी, रंग बैंगनी होगा, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेंगे। इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिन जो अम्लीय अभिरंजक है उससे अभिरंजित होती है, लाल रंग का होता है, 2.5% बनाती है डब्ल्यूबीसी का, एंटी हिस्टामिन का इनके अंदर गुण पाया जाता है, अर्थात हिस्टामिन प्रोटीन के स्रावण का विरोध करती है। बेसोफिल्स की बात करें तो बेस माने क्षार अर्थात क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू के द्वारा अभिरंजित होती है, नीले रंग की होती है, हिस्टामिन एवं हिपेरिन नामक पदार्थों का संश्लेषण इन सेल्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बेटा आपका एकड़की। इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है अर्थात इन सेल्स को एक केंद्रकीय सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इसको हम एकड़कीय कहते हैं। ये दो प्रकार की है बेटा, मोनोसाइट, मैक्रोफेज। ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं, 12 से 15 म्यूएमएल का आकार होता है। इन कोशिकाओं का केंद्रक सेम के बीज के आकार का होता है। ये वक्षणकारी सेल्स होती हैं। ये रक्त से निकलकर ऊतकों में प्रवेश करके बड़े आकार की हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम मैक्रोफेज या बृहद्वक्षाणु कहते हैं। बृहद्वक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स आपस में मिलकर फैगोसाइटिक का निर्माण करती हैं, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम कड़ी होती है। दूसरी है बेटा लिम्फोसाइट यानी कि लसकाणु। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, गोलाकार सेल्स हैं, अंडाकार इनका केंद्रक होता है, जीवन काल इनका 2 से 100 दिन होता है। ये रक्त के अलावा लसिका एवं ऊतकों में भी पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की है बेटा, एक तो टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और बी लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनका निर्माण भी, इनका प्रशिक्षण भी, इनका विभेदीकरण भी अस्थिमज्जा में होता है और एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य यानी कि करती है। तीसरी है बेटा आपकी प्लेटलेट्स। ये छोटे आकार की सेल्स होती हैं, 2 से 4 म्यूएम इनका आकार होता है। छोटे आकार की सेल्स हैं, 2 से 4 म्यूएम आकार है, अनियमित आकार की होती हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है, लेकिन डेंगू जो रोग होता है उसमें इनकी संख्या यानी कि कम हो जाती है। इनका मुख्य कार्य रक्त स्कंदन अर्थात रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ये इस प्रकार से आपकी तीनों जो हृदय कणिकाएं हैं उनको मैंने समझा दिया है। पहली आरबीसी थी, दूसरी डब्ल्यूबीसी थी, तीसरी प्लेटलेट्स थी। प्लेटलेट्स छोटे आकार की हैं, 2 से 4 म्यूएम इनका आकार होता है, अनियमित आकार की होती हैं, संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। लेकिन डेंगू जो रोग होगा यानी कि जो इसमें बुखार आएगा तो उसमें इनकी संख्या घट जाती है। रक्त का थक्का बनाना अर्थात रक्त स्कंदन की क्रिया करना इनका मुख्य कार्य होता है। अब आप अपनी नोटबुक उठाएं और नोटबुक उठाकर लिखें आप, हेडिंग लिखें बेटा आप हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन की संरचना। नोटबुक उठाएं और उसमें लिखें हीमोग्लोबिन की संरचना। इसमें लिखें बेटा आप हीमोग्लोबिन की संरचना। इसमें लिखें आप हीमोग्लोबिन का निर्माण हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 प्रमुख घटकों से होता है।
से होता है दोनों घटक मैंने लिख दिए हैं बेटा, लिख लीजिए दोनों को। हीम 5%, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 95%। इसके बाद डैश करके लिखिए आप, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में Fe+2 आयन युक्त, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में Fe+2 आयन युक्त 4 हीम समूह, 4 हीम समूह और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसमें काफी मात्रा में कार्बनिक एनहाइड्रेट, जिसमें काफी मात्रा में कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम पाए जाते हैं। इसको बना लीजिए आप, इसको बना लीजिए फटाफट। इसके बाद लिखिए आप हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा, एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml एवं महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है और महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है।
अब हेडिंग लिखिए बेटा, आरबीसी का जीवन काल एवं संग्रहण। लिखिए बेटा, आरबीसी का जीवन काल एवं संग्रहण। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल, आरबीसी का औसत जीवन काल 120 से 127 दिन होता है। 120 से 127 दिन होता है। मृत आरबीसी को प्लीहा में नष्ट किया जाता है। इसलिए इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तथा अतिरिक्त आरबीसी का संग्रह भी इसी प्लीहा में होता है। इसलिए इस प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, 2 लाइन और। मृत आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के अपघटन के दौरान, मृत आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के अपघटन के दौरान हीम समूह के आयरन का संग्रह लीवर द्वारा किया जाता है। तथा शेष भाग से बिलीरुबिन तथा विलिवर्डेन नामक पित्त वर्णकों का निर्माण करके उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आरबीसी आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में लिखाया जाएगा, नोट्स बनवाए जाएंगे। यहाँ तक टॉपिक, किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर यानी जो पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं या आप फोन भी कर सकते हैं।